आतंकी हाफिज सईद ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इस बार उसने अपने नेताओं पर भी निशाना साधा है। हाफिज सईद ने कहा कि अब लग रहा है कि कश्मीर का मुद्दा उठाना पाकिस्तान को महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान के नेता भी परेशान हैं कि भारत ने उन्हें अलग थलग कर दिया है, लेकिन अलग थलग होना किसे कहते हैं ये भारत को उस दिन पता चलेगा जब उसके टुकड़े होंगे। और मसला तो इनका है जो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे, जो पार्लियामेंटों में जाके बैठे हैं, जिनको तुमने वोट दे दे के अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा हुआ, ये बेचारे परेशानी का बायस। ये हैं असल रुकावटें। क्यों? इन्होंने देखना अमेरिका की तरफ, इन्होंने देखना जी मगरिब जी तनहा हो गए, जी तनहा हो गए, और ज़रा कश्मीर को आज़ाद हो लेने दो। इंशाल्लाह इंडिया तन्हाई क्या होती है, और इंडिया टुकड़ों में बट के इंशाल्लाह इसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। आतंकी हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का प्रमुख है। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमले में लश्कर ए तैयबा शामिल था। साल 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2001 में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी लश्कर ए तैयबा पर बैन लगाया था। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाए आतंकी हाफिज सईद ने 30 सितंबर को खुलेआम एक मंच से जी न्यूज को भी धमकी दी थी। गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। कच्छ से 2 पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के एजेंट्स का नाम मोहम्मद आलाना और दूसरे का सुफरा सुमरा है। सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद आलाना को आईएसआई हनी ट्रैप का शिकार बनाकर उसका इस्तेमाल कर रही थी। आईएसआई ने 17 साल की पाकिस्तानी लड़की रजिया को हनी ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया। सुमरा बीएसएफ रेजिमेंट की अंदरूनी जानकारी जुटाता था। इनको पकड़ के इंट्रोगेशन किया तो हमको पता चला ये दोनों बंदे थे जो इंडियन आर्मी की मूवमेंट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन थी वो शेयर कर रहे थे। मोहम्मद आलाना 4 बार आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान जा चुका है। दोनों आईएसआई एजेंट आर्मी स्टेशन और बीएसएफ से जुड़ी जानकारियां सीमा पार पहुंचाते थे। सूत्रों के मुताबिक आलाना और सुमरा को जानकारी देने के एवज में बड़ी रकम दी जाती थी। तलाशी के दौरान एटीएस को एक पाकिस्तानी सिम कार्ड और मोबाइल फोन मिला है। पिछले साल भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात बीएसएफ जवान रंजीत केके को भी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के लिए सही नहीं है और वो लॉ कमीशन का बहिष्कार करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मोदी सरकार अपनी 2.5 साल की नाकामी छुपाने के लिए जानबूझकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे को हवा दे रही है। नई जंग छेड़ दी है मोदी साहब ने इस मुल्क में, और सरहद तो संभल नहीं रहा है, माफ कीजिएगा, और सूरत हाल ये है कि अंदरूनी जंग के लिए फिजा तैयार की जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हम सब लोगों को अपने मजहब की बुनियाद पर जीने, प्रैक्टिस करने, रस्म व रिवाज को कायम रखने की गारंटी दी है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जो विचारधारा है वो पितृसत्ता से भरी विचारधारा है, और वो विचारधारा वो पूरे कम्युनिटी के नाम से थोप रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया तो पत्नी से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की आशंका है। तलाक का मामला अदालत में जाने से महिला के चरित्र पर सवाल उठेगा। अदालत की कार्रवाई से महिला की फिर से शादी होने की उम्मीदों को चोट पहुंचेगी। शादी, तलाक और बहुविवाह प्रथा मुस्लिमों के धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारों में शामिल है। बहुविवाह प्रथा सामाजिक जरूरत है और महिलाओं के लिए अच्छी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मोदी सरकार जिस अमेरिका की नीतियों की नकल कर रही है वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बयान के बाद विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा है। लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर जिन 16 सवालों के जरिए देश की राय मांगी है, उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपत्ति के बाद राजनीतिक दलों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। भारत की जो सरकार है और भारत का जो कानून है उसके तहत लॉ कमीशन अपना ओपिनियन लेगा, सबसे बातचीत करके, और वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखेगा। सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल निर्णय करेगा। हमारी पार्टी MIM ने फैसला लिया है कि लॉ कमीशन का जो क्वेश्चनियर है हम उसका ज़रूर जवाब देंगे।
जमीयत उलेमाए हिंद के महासचिव महमूद मदनी ने कहा कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाना मुमकिन नहीं है। धर्मों के विरुद्ध अधर्मियों का षड्यंत्र है, इसको हम कामयाब नहीं। इससे हमारे शरीयत के मामले से क्या मतलब है? सरकार देश चला रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कौन से विषय शामिल किए जाने चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से लैंगिक समानता आएगी? क्या बहुविवाह प्रथा पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की व्यवस्था वैकल्पिक होनी चाहिए? क्या 3 तलाक प्रथा को खत्म किया जाना चाहिए? हिंदू महिलाओं को संपत्ति अधिकार बेहतर ढंग से दिलाए जाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। सभी धर्मों में तलाक के लिए एक जैसे आधार होने चाहिए। लॉ कमीशन ने 7 अक्टूबर को लोगों से राय मांगी थी। 45 दिनों तक ये राय दी जा सकती है। केरल बंद के दौरान आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। कुन्नूर में कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया था। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेक्रेटेरिएट के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी हत्या की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। बीजेपी सीपीएम पर और सीपीएम आरएसएस पर हत्या के आरोप लगा रही है। 253 से ज्यादा वहाँ राजनीतिक मर्डर हुए हैं और हमारे लोगों के मर्डर हुए हैं, क्योंकि कम्युनिस्टों की एक सोच है कि वो अपनी विचारधारा के आगे किसी दूसरे को स्वीकार नहीं करते। ये असहिष्णुता की पराकाष्ठा है। आरएसएस का जो योजना है, ये योजना जब तक कम्युनिस्ट को खून करने का योजना वो बंद नहीं करेगा, वहाँ ये परिस्थिति चलता रहेगा। दुर्भाग्य से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार और पार्टी दोनों ही हिंसा की संस्कृति को आगे बढ़ा रही है। केरल के सीएम पिनराई विजयन के गृहनगर कन्नूर के पिनराई गांव में कल 25 साल के बीजेपी कार्यकर्ता प्रेनित की हत्या कर दी गई थी। 2 दिन पहले कन्नूर में सीपीएम के कार्यकर्ता मोहनन की हत्या हुई थी। केरल में राजनीतिक हत्याओं का लंबा इतिहास रहा है। केरल में पिछले 3 दशकों में करीब 200 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। 2011 से 2016 के बीच 30 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। केरल को सीपीएम का गढ़ माना जाता है। मई 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार 1 सीट जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर गृह मंत्रालय ने केरल सरकार से रिपोर्ट मांगी। जेएनयू में विजयादशमी पर रावण की जगह पीएम मोदी का पुतला फूके जाने पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया है। तस्वीरें दशहरा के दिन की हैं। जेएनयू में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला फूका और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। एनएसयूआई समर्थक छात्रों ने रावण की जगह 10 सिरों पर पीएम मोदी, अमित शाह, नाथुराम गोडसे, बाबा रामदेव, योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज, साध्वी प्राची, जेएनयू के वीसी आसाराम की तस्वीरें लगाकर पुतला फूका था। ये प्रधानमंत्री का पुतला न कोई पहली बार जल रहा है न अंतिम बार जल रहा है। ये छात्रों ने किया है, कोई हमारी पार्टी का नहीं। ये छात्रों का मसला है। छात्रों से मिले, पूछे क्या समस्या है। मुझे लगता है कि बीजेपी देखे उसके पहले उनके वरिष्ठ नेताओं को देखना चाहिए कि उनके विद्यार्थी संगठन उनका क्या कर रहा है। देश के अंदर अगर राजनीति की दिशा मोड़ना है तो बात अलग है, नहीं तो बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है ये। एनएसयूआई ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और पुतला दहन को सही बताया। फरवरी 2016 में जेएनयू में संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों ने जेएनयू में भारत विरोधी नारेबाजी भी की। इस मामले में जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने इस मामले पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। हरियाणा की अशोका यूनिवर्सिटी में देश विरोधी गतिविधियां सामने आने के बाद हंगामा मच गया है। विवाद केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार को अशोका यूनिवर्सिटी से जुड़े कुछ लोगों की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से शुरू हुआ। चिट्ठी में आतंकी बुरहान वानी की मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बताया गया और मांग की गई है कि कश्मीर से सेना को हटाया जाए। आरोप है कि ये सब लोग उस पिटीशन में साइन करने वालों में शामिल थे जिस पिटीशन में कश्मीर में भारतीय सेना और फोर्सेस पर हिंसा करने के आरोप लगाए गए थे। आतंकी बुरहान वानी को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे जाने के आरोप लगाए थे। अशोका यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ये चिंताजनक है कि अशोका के परिवार के कुछ सदस्यों ने एक सार्वजनिक मंच को जटिल राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार रखने के लिए चुना।
और उन विचारों से अशोका यूनिवर्सिटी का नाम जोड़ा। ये व्यवहार मंजूर नहीं है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। 25 जुलाई को यूनिवर्सिटी से जुड़े 88 लोगों ने केंद्र और जेएनके सरकार को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में साइन करने वालों में यूनिवर्सिटी के छात्र, पूर्व छात्र, 2 स्टाफ और 1 टीचर शामिल हैं। 7 अक्टूबर को व्यक्तिगत कारण बताकर चिट्ठी में साइन करने वाले 2 यूनिवर्सिटी स्टाफ ने इस्तीफा दे दिया। साथ ही सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में साइन करने वाले एक असिस्टेंट प्रोफेसर से भी इस्तीफा देने को कह दिया गया है। 8 जुलाई को सेना ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी का एनकाउंटर कर दिया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। झारखंड के लातेहार में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक महिला ने खेत में ही बच्चे को जन्म दिया। आशा नाम की इस महिला के परिवार वालों ने अस्पताल को खबर की थी, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। अस्पताल जाने के दौरान आशा ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल को फिर खबर दी गई, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस पहुंची। यहाँ पर मर जैतो से देखा ले जहाँ गोतनी नैनी हूँ तो गोतनी नैनी तो कोई नहीं आयल थे। जान रही थी कि हमारा बच्चा पैदा होगा, उसके बाद वो खेत में गई, अस्पताल में नहीं आई। वहाँ कोई सहिया नहीं है। देश में 27% लोगों की सही इलाज न मिलने की वजह से मौत हो जाती है। भारत में 1681 लोगों पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है। देश में 8% स्वास्थ्य केंद्रों में एक भी डॉक्टर नहीं है, जबकि 80% से ज्यादा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कोई सर्जन नहीं है। भारत में अभी 7,50,000 डॉक्टरों की कमी है। देश के हर नागरिक को जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, उनमें इलाज का अधिकार भी है। आइए अब आपको बता देते हैं कि मरीज के तौर पर एक नागरिक का क्या हक है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। संविधान में भी इलाज के अधिकार का जिक्र है। संविधान के आर्टिकल 42 और 47 में इलाज के अधिकार की बात कही गई है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने की जिम्मेदारी राज्य की है और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की जिम्मेदारी राज्य की है। आर्टिकल 47 में सरकारी अस्पताल मरीज को इलाज नहीं दे पाता तो ये मरीज के जीने के अधिकार का उल्लंघन है। इटारसी में गैंगरेप पीड़ित नाबालिग ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की। परिवार वालों के मुताबिक आरोपियों के जेल से छूटने की खबर पता चलते ही पीड़ित नाबालिग डर गई और सुसाइड की कोशिश की। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची 40% जल गई है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज कर लिया है। नाबालिग बच्ची के द्वारा आग लगाई गई है। 40% के करीब बर्न है। स्थिति उसकी सामान्य है, खतरे में नहीं है। डॉक्टर साहब से बात कर ली है, अच्छा इलाज हो रहा है और पुलिस इसकी जाँच कर रही है। 16 फरवरी को 11 साल की बच्ची के साथ शंकर लाल और अनिल नाम के आरोपियों ने गैंगरेप किया। वारदात के बाद से ही पीड़ित ने घर के बाहर आना जाना छोड़ दिया था। परिवार वालों का आरोप है कि जेल से छूटने के बाद आरोपी अक्सर उनके घर के बाहर से गुजरता था। परिवार का आरोप है कि आरोपी उनकी बेटी को इशारों में धमकाता था। डॉक्टरों के मुताबिक पीड़ित बच्ची अब खतरे से बाहर है, हालांकि काफी जल जाने की वजह से उसे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा।